सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। आज हमारा भारत देश भी उन्हीं महान वीर सपूतों की शहादत पर बड़े ही गौरव के साथ खड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सरहदों की निगहबानी की है। और आज हम इन्हीं सभी जवानों को शत शत नमन करते हैं। और आज हमारे साथ वो रणबांकुरे हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर न सिर्फ दुश्मन से लड़ते हैं बल्कि प्रकृति से भी लड़ते हैं, उन विषम परिस्थितियों से भी लड़ते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर आप और हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो वो सब कुछ इन्हीं रणबांकुरों की बदौलत है। आईटीबीपी के इन्हीं जवानों को हमारा सलाम है और आप सभी का न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास वीर रस के वरिष्ठ कवि हरिओम पवार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो इन जवानों को नमन तो करेंगे ही, साथ ही अपने वीर रस की कविताओं से इनमें जोश दोगुना कर देंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आभार विनाश जी। मैं न्यूज़ नेशन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने देश के उन बेटों के सामने मुझे कविता पाठ का अवसर दिया, जो इस देश का गुरूर हैं, जो इस देश का स्वाभिमान है, जो इस देश के प्रहरी हैं, जो इस देश के रक्षक हैं। अगर देश का कोई इस समय सबसे अधिक आदरणीय, सम्माननीय, श्रद्धेय कोई है तो देश का वो सैनिक है जो सीमा पर खड़ा है, बंदूक लेकर खड़ा है, बर्फ़ में खड़ा है, जो किसी को 1 इंच भारत की ओर आने नहीं देगा। ऐसे बेटों के बीच, ऐसे सैनिकों के बीच, ऐसी फ़ौज के बीच कविता पाठ करना मुझे लगता है किसी तीर्थ के समान है। बहुत खूब। कहते हैं ना, कवि जो हैं उन भावनाओं को बखूबी शब्दों में पिरो देते हैं जो शायद हर हिंदुस्तानी के मन में उठती होंगी जब भी वो किसी फौजी को वर्दी में देखते होंगे। सर खुद ब खुद नमन से झुक जाता है, जैसा कि अपने इष्ट के आगे झुकता है। और आपके सामने आज हमारा सर नमन से झुका हुआ है, क्योंकि आप हैं तो हमारा कल है। लेकिन उन वीर सपूतों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी शहादत पर आज इस देश की मजबूत नींव रखी है। तो ऐसे में हम अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हरिओम जी उन्हीं शहीदों को नमन करते हुए। मैं पहली कविता मैं करगिल में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने कविता लिखी थी। मैं उसका वाचन करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ, मैंने गीत नहीं लिखे। ये मेरा एकमात्र गीत है जो मैंने करगिल के शहीदों के लिए लिखा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंत के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जहां आपको ऐसा लगे कि आपके उन अपने शहीदों के प्रति मैं ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप तालियां बजा सकते हैं। ये कविता बढ़ाने का, कविता का, कवि का मन बढ़ाने का प्रयास होगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और 2 पंक्तियां शायद मुझे लगता है मैंने जीवन में सबसे अच्छा लिखा है, आपको समर्पित करता हूं। आप तक ठीक से पहुंच जाएं तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। कल्पना करो, कोई लड़की किसी फौजी को प्यार करती थी, किसी को बताया नहीं था, केवल वो दोनों जानते थे, और वो लौट के नहीं आता।
उसका पार्थिव शरीर आता है। उस पल की कल्पना सुनना। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा। दुनिया के किसी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, ऐसी परंपरा नहीं है। आप सब जानते होंगे भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर वीरेंद्र सिंह का लेके आई गांव में, तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। इसके बाद कुछ घटनाएं घटी, इसके बाद कुछ बेटियों ने भी ये काम किया, लेकिन ये घटना पहली थी। मैंने उस पर एक पंक्ति लिखी है, आपका समर्थन मांगता हूँ। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता। कविता का अंतिम हिस्सा पढ़ता हूँ, वो केवल 6 पंक्ति हैं, लेकिन मेरी पूजा की पंक्ति हैं, मेरी आस्था की पंक्ति हैं। और सैनिक पर मैं जो कह सकता था, वर्दी पर जो मैं कह सकता था, मैंने 6 पंक्तियों में कहा है। मन मांगता हूँ आपका। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कैसे लड़ते होंगे आप, -30 टेम्परेचर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, आपको समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा हो। बहुत बहुत आभार। ये मेरी पहली कविता का वाचन था। आपने जिस मन से सुना, आपको पुनः सैल्यूट करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत खूब, रोंगटे खड़े हो गए मेरे जब मैं आपकी इन पंक्तियों को सुन रही थी। ऐसा लगा कि मानो वो विधवा अपने पति की अर्थी को साक्षात मेरे सामने ही कंधा देती हुई नजर आई है। बहुत खूब आपने हरिओम पवार जी बयां किया है, और आप सभी को जितना नमन किया जाए उतना कम है, और आपने बहुत खूब किया है। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग जो हैं हमसे बातचीत करें, बताएं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब 18,000 19,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान में आप हमारी सरहद की निगहबानी करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वो कौन सा जज्बा होता है जो आपके अंदर ये प्रेरणा देता है कि जान चली जाए पर हमारी जमीन का 1 इंच टुकड़ा न चला जाए। ये कैसे होता है, किस तरह से आप इसको करते हैं? हमारे साथ इंस्पेक्टर राम स्वरूप जी हैं, वो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात रहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बताएं ज़रा। अभी हम LRP और SRP के लिए जाते हैं। हमारे कमांडर द्वारा हमारे को गाइडलाइन ये दी जाती है कि जो भी मिशन मिला है उसको फतेह करके आना है, चाहे हमारे सामने जैसी भी परिस्थितियाँ हों। जैसे हमारे सामने रास्ते आते हैं वो बोटल नेक टाइप आते हैं, तंग होते हैं, और अवलांच भी आ जाता है, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, और ऐसी ऐसी कंडीशन भी आई है हमारी पूरी LRP अवलांच में दबगी। और उन परिस्थितियों को हम कभी याद नहीं करते जब मिशन पे जाते हैं कि हमें मिशन फतेह करके आना है। जैसे मैं कम्युनिकेशन साइड से हूँ, बैटरियाँ भी टेम्परेचर के कारण वीक हो जाती हैं, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, और टेम्परेचर माइनस में रहता है, आपने बता ही दिया। और उसके बावजूद पानी की सबसे ज़्यादा कमी होती है। जब टेम्परेचर ही माइनस में है तो पानी कहाँ मिलेगा?
आपको जब साक्षात मौत सामने दिखती है तो क्या होता है अंदर के फिर भी लड़े चलो, डटे चलो, क्यों, कैसे कर पाते हैं? हमारे दिल में एक ही भावना होती है, जो मेरे कमांडर ने मुझे मिशन दिया उसको फतेह करना है। कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, वो मिशन मेरे सामने पहले है, जान बाद की बात है। बहुत खूब, शुक्रिया। हम आप सभी से धीरे धीरे कर बातचीत करते रहेंगे और वाकई में ये कमाल का इनका जज्बा है जो अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए भी इनको प्रेरित करे रखता है। मैं चाहूंगी कि आप इनके इस जोश को, इस जज्बे को थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि कई बार इनके हाथ भी बंधे होते हैं। हाँ, प्रोटोकॉल से, डिसिप्लिन से। मैं जानता हूँ। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ और जहां आपको लगे आपके मन की बात है, मैं वहां आपका तालियों से समर्थन भी चाहता हूँ। पहली 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। आप सहमत हैं साहब मुझसे? आप सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाइए मेरे लिए। अब मैं आपके दिलों पर एक कविता छापना चाहता हूं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और आपके दिल से निकल रही है एक पंक्ति, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में। और जोश मांगता हूं आपका, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। कुछ हमारे लोग सद्भावना सद्भावना, सही सुनता। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, 125 करोड़ का नेता किसी छोटे से मुल्क से शांति की भीख मांगेगा? और मैं कहने का साहस कर रहा हूं, आदरणीय मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए चाय पीने। मैंने पूछा उनसे, क्यों गए थे साहब? शांति की तलाश में गए थे, ले आए आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे लाहौर बस लेकर के, वो करगिल लेके आए थे। आप चाय पीने गए, आप पठानकोट लेके आए। पठानकोट मिला आपको हमको उससे। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। और मैं रोज रोज के तिरंगे में लिपटी हुई लाशों पर कितना रोऊंगा, कब तक रोऊंगा? मैं क्रोध में, गुस्से में 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे हक है कि नहीं, लेकिन मैं न्यूज़ नेशन पर पढ़ रहा हूँ तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इसको सुन रही होगी। और मैं कहने का अधिकार मांगता हूँ कि अगर हम रोज हमको लाशें देखनी पड़े तो देश ये भी सोचने लग सकता है। ये भाषा में 39 साल नहीं बोला जब पढ़ाता था, आज बोलना चाहता हूँ, सुनना है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, काश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। काश्मीर को दान करो
या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी। आप नहीं कह सकते, मैं आपके दिल की बातें कहना चाहता हूं, सब सुनना। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, मैं रोया। मुझे नहीं पता आप किस बॉर्डर पर लिखें, लेकिन आप जिस बॉर्डर पर भी खड़े हैं, आप वहां देश के लिए खड़े हैं। हर सीमा की रक्षा हमारी ये वर्दियां करती हैं। मैंने जो लिखा है शायद आपके दिलों तक पहुंचे। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मैं अपनी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप समझ जाएं तो आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं हैं, उनको इतना बतला दो। ये गांधी के गाल नहीं हैं, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, मैं एक क्षण जोश में पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं या जोश में आपने ज्यादा सुना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। सैल्यूट करता हूं आपको, आप जीते और मैं हारा, आपने ज्यादा जोश में सुना। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ। और आदरणीय पिनाज त्यागी जी ने जो पंक्तियां पढ़ी वो मेरी इसी कविता का हिस्सा है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। और बहुत मन चाहता हूँ, बहुत समर्थन चाहता हूँ 4 पंक्तियों पर। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके जोश के लिए पढ़ता हूं। राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के। भारत माता की, भारत माता की। आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और चैन की नींद सोते हैं, तो उसकी वजह है हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फीले तूफान के बीच में तैनात ये आईटीबीपी के जवान और बीएसएफ और सेना के ऐसे हजारों जवान
जो अपनी जान की परवाह किए बगैर विषम परिस्थितियों से भी लड़ते हैं, साथ ही दुश्मनों से भी लड़ते हैं, ताकि आप और हम चैन की नींद सो सके। आप सबको एक बार फिर से न्यूज़ नेशन का सलाम है। जब इतनी मुश्किल हालात होते हैं तो क्या अपने आप को हम लोग मोटिवेट रखते हैं कि भाई ठीक है, हमें करना है, देश के लिए करना है, तो क्या गीत संगीत कुछ योगदान देता है इसमें? देता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, शौकीन हैं आप गीत संगीत के? गीत पेश करूंगा मैडम मैं। हाँ, कि गीत मतलब आपको अच्छा लगता है कि जब कोई देशभक्ति से लबरेज नहीं मैडम, गीत ये होता मेरा है? फेवरेट गीत है, पहले भी यानी मैं इसको यानी गाता रहता हूँ, गुनगुनाता अच्छा। रहता हूँ। जी मैडम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यहाँ वहाँ सारा जहाँ मेरी खुली आंखें, तब भी तेरे जैसा कोई नहीं है। वाह, वाह, वाह। 80 नहीं 100 दिन वाह। दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई कहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलामी, वाह 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 वाह। माँ तुझे सलामी, मम्मा तुझे सलामी, माँ तुझे सलामी। तेरा हो चुका हूँ मैं, तेरा हो चुका हूँ मैं, चुम न चुका हूँ तेरे प्यार का तराना मैं। चंदा नहीं, सूरज नहीं, दुनिया की दौलत नहीं, बस लुटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर जो तेरी होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी ठंड है प्यार में। माँ तुझे सलामी, वाह 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 वाह। माँ तुझे सलामी, मम्मा तुझे सलामी, माँ तुझे सलामी। बहुत खूब। बहुत, और इस बहुत। भारत माता को तो हमारा सलाम है ही, साथ ही आपको भी हमारा सलाम है। बहुत बहुत खूब। जाहिर सी बात है, जो इतनी खूबसूरत जज्बात अपने अंदर पिरोए रखते हैं, तो वही हैं जो इतनी कुव्वत रख सकें कि अपनी सरहद की निगहबानी करते हुए हंसते हंसते अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दे। देश को सलामी, लेकिन आपको भी लगातार सलामी जितना दे उतना कम है। और अब मैं चाहूँगी कि आप जो हैं अपनी किसी और वीर रसोत्प्रोत कविता के माध्यम से जो हैं इनको सलामी दें। जिस कविता का या जिन जिन एहसासों का, जिन भावों का, जिन भावनाओं का इशारा आदरणीय पिनाक जी ने किया है, हमारे जो शहीद हो गए, हम उन बेटों को आज याद कर रहे हैं जो आज हमारी सीमा से तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। लेकिन जिन बेटों के कारण आज़ादी मिली, जो आज़ादी के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने सर आज़ादी के लिए दे दिए, जिन्होंने आज़ादी के लिए फांसी टंगाई, जो आज़ादी के लिए चले गए, हम उन शहीदों का भी सम्मान कहाँ करते हैं? हम कहाँ उनकी इज्जत करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीति आतंकवादी बताएगी? तब मैंने एक कविता लिखी थी, सहज से होके सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को सल्यूट। आपको आपने मेरी भावनाएं स्वीकार की। उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण। जब हम आज़ादी का 50वां साल मना रहे थे, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे थे, तब की घटना है ये। तब मैंने कविता लिखी, आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, किसको चोट नहीं लगेगी? और आपको सबसे ज़्यादा इसलिए लगेगी, आपके दिलों में माँ बाद में है, अपना बच्चा बाद में है, बेटी बाद में है, पत्नी बाद में है, देश पहले है। वो सबके लिए प्रणम्य है, हम सब झुककर सलाम उनको करें जिनके दिलों में देश पहले है, परिवार बाद में। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है,
आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आज़ादी में उस शेखर को भी आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए दरबारों के मैं गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। ध्यान देना, मेरा पीड़ा समझना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना सोचे कोई खून नहीं खोला। स्वर्ग में कहीं हमारे शहीदों की आत्मा सब होगी, जब वो सुनती होंगी कि आज हमारे साथियों को, हमको आतंकवादी बताया जा रहा है, उन पर क्या गुजरती होगी। इस एहसास को जीना चाहता हूं, एक छंद में सुनना। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना सोचे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत माँ पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूना। बहुत समर्पित करता हूँ, दो पंक्तियाँ। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। क्या ये ही सुनने की खातिर, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मैं बहुत गुस्से में था साहब, मैंने जीवन में सर्वाधिक क्रोध किया। कैसे क्रोध किया? अगर आपको लगे कि मेरा क्रोध ठीक है, मेरे क्रोध को आप स्वीकार करते हैं, तो आप अगर वर्दी स्वीकार नहीं करेंगे तो देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपने स्वीकार नहीं किया, मैं पंक्ति काट दूंगा, निकाल दूंगा, पढ़ूंगा ही नहीं। आपका मन मांगता हूं, आपको लगे कि आपको समर्थन करना चाहिए इस भाव का, तो ही मैं आगे कविता पाठ करूंगा। सुनिए। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। और एक प्रसंग है, दुनिया के बहुत क्रांतिकारियों कथा पढ़ लेना, ऐसा प्रसंग दुनिया के किसी भी क्रांतिकारी का नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद इकलौते बेटे थे। उनके माता पिता भावराय गांव है, अलीराजपुर जिले में, मध्य प्रदेश में, वहां रहते थे। वो खजाने लूटते थे। आज़ादी की जंग के लिए, हथियारों के लिए उन्होंने सरकारी खजाने लूटे। पैसा उनकी संदूक में रहता था। एक बार किसी ने आके उनसे ये कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है? खाने के लिए रोटी नहीं है घर में, भूखे मरने की नौबत है माँ बाप की। कम से कम इस संदूक में से यार इतने पैसे तो घर भेज दो, माँ बाप रोटी खा लें। चंद्रशेखर आजाद की आंखें लाल हो गई। एक पल आंखें लाल करके उन्होंने कहा कि क्या माँ बाप सिर्फ मेरे और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से एक पैसा उनको नहीं दूंगा, लेकिन तुम मुझे खबर करना। तुम उनको रोटी नहीं खिला सको तो मुझे किसी दिन खबर करना, मैं आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चला आऊंगा। राजनीति उसको आतंकवादी बताएगी। तब सुनना, मैं शेखर पर आधी मिनट बोलता हूं। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसकी भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता
था। आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था, अब तो नेता परवर सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता परवर सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गैरों से बहुत लड़ी है जी। जब मैंने ये पंक्ति लिखी तो किसी ने कहा किसी की भावनाओं को आहत हो सकती है। मैंने कहा मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा, मैं अपनी पूजा कर रहा हूं। मैं आपका समर्थन चाहता हूं, इसमें किसकी भावना आहत क्यों होनी चाहिए। आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और उस समय राजनीति के हालात क्या थे। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, कैसी युद्ध लड़ते होंगे आप। उन्होंने भी ऐसे लड़ा होगा। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक भी चारों धाम। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। अच्छी सी पंक्तियां, अच्छा सा प्यार देना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। अजी भाई जो हैं हमारे, वो न सिर्फ दुश्मन से हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, बल्कि आपकी और हमारी भी रक्षा करते हैं जब जब देश पर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है। ऐसे भी कुछ किस्से मैं चाहूंगी कि देश के सामने आए, ताकि देश समझे कि आप युद्ध में ही नहीं बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भी हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। उस बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे जी? अपना नाम बताइए पहले। अरे नहीं सर, सलाम आपको है। मैं 2012 में श्री केदारनाथ में बाहिनी द्वारा मेरे को एलओ के तौर पर तैनात किया गया था, जो कि हमारी रेस्क्यू टीम हर साल जाती थी। अच्छा। श्री केदारनाथ। तो शाम का समय था और टेम्परेचर -30 के ओवर था सर। तो ये जो है टूरिस्ट आए हुए थे केरला से। तो सामने ही जो आरती हो रही थी शाम के समय पे, जब आरती होते होते मैडम जो है नीचे गिर गई। मैं भाग के गया, मैंने उनको कंधे पर डाला, हॉस्पिटल लेके गया। मैं वहाँ से हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर साहब बोलने लगे, क्या बोला, राजपाल सिंह आप बाहर आइए। मैं सर, बोले इसमें कुछ नहीं बचा है, आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। मैंने नहीं सर, ये माँ है और माँ दरबार में आ रखी है, इसको कुछ नहीं होगा। सरकारी वहाँ से थोड़ा दूर था, तो मैं होटल में ले गया डालकर अपने कंधों पर। होटल वाले से मैं 4 रजाई मांगी थी मैंने 1 गिलास पानी लेके आओ गरम, और उसमें नमक डालो 1 चम्मच। उस माँ को मैंने मुँह खोल के पूरा पानी अंदर पिलाया, और फिर मैंने उनकी चेस्ट को थोड़ा पंपिंग दी, और 3-4 जो है रजाई उनके ऊपर डाली। पैर को मैंने थोड़ा मालिश किया उनका, और माँ को मैं ये ज़रूर बोल के आ गया, परिवार को उनके को, कि माँ तुझे सलाम, कल केदारनाथ बाबा के सामने मिलेंगे। माँ फिर पूरी रात ठीक रही, ठीक हो गई। मेरे को, मैं नहीं गया फिर दोबारा। मैं सुबह आरती में गया, अपने टूरिस्टों को आरती कराने जाता था मैं 4 बजे। जब मैं वहाँ गया तो वो माँ मुझे ठीक 4 बजे मुझे ऐसे गेट के सामने केदारनाथ बाबा के सामने सलाम कर रही थी। बहुत खूब। हमारे देश के जननायकों को, आज़ादी के क्रांतिकारियों को, मतवालों को आपने याद किया, उनको सम्मान किया, शहीदों को सम्मान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आईटीबीपी के तमाम जवान, आप ही नहीं जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जो तमाम जवान जो सरहद पर रक्षा कर रहे हैं मुश्किल हालात में, हिमालय जिसे हम बहुत ही गर्व से अपना ताज बताते हैं, उस ताज को
हमारे देश के माथे पर अगर सुरक्षित कायम रखे हुए हैं बर्फीले तूफान से लड़कर, तो ये आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं। उन सभी जवानों को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है, अभिनंदन है। तो आपको सम्मान देते हुए हम अपने कार्यक्रम का अंत जो करेंगे, आईटीबीपी का आपका एक गान है जिसमें आपकी महिमा है, आपका सम्मान है। अगर हम उसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन कर सकें तो हम भी खड़े होंगे और आप उसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करें। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी।